नेक्स्ट क्वेश्चन के हमारे दो पार्ट्स हैं 2.3 का ए पार्ट और बी पार्ट। तो 2.3 क्या है, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। तो दोनों के अंदर ए पार्ट में भी और बी पार्ट में भी हमें कैलकुलेट करना है क्या, मोलैरिटी। ओके, तो ए पार्ट में क्या, 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट इन 4.3 लीटर सॉल्यूशन। तो यहाँ तो देखकर पता चल रहा है हमको, क्या पता चल रहा है कि वन जो होगा वो वाटर होगा H2O, और दूसरा जो होना चाहिए, क्योंकि वो कम क्वांटिटी में ओनली 30 ग्राम है, तो दैट इज हमारा कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट। ओके, ये सॉल्ट है एक हमारा। तो इसमें 1 और 2 पता चल गया। निकालना क्या है हमको, मोलैरिटी पता लगानी है। गिवन क्या है, 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट, यानी कि 30 ग्राम, ग्राम है तो मास है, कोबाल्ट नाइट्रेट का है तो सबस्क्रिप्ट में 2 आ जाएगा, इट इज सॉल्यूट। ओके, अच्छा 4.3 लीटर सॉल्यूशन, 4.3 लीटर, तो जैसे ही लीटर बोलेंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा, और सॉल्यूशन के लिए कैपिटल V, यहाँ पे कोई सबस्क्रिप्ट नहीं लगेगी। ठीक है, अब हमको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू V, और ये V किस में होना चाहिए हमारा, ml में। अच्छा, गिवन किस चीज़ के अंदर है हमको, लीटर में। तो ऐसा कर सकते हैं हम कि यहाँ पर इसको 1000 को ना लिखें और इसको लीटर में ही रहने दें, क्योंकि ये 1000 किसकी वजह से आया था कि यहाँ पर अगर गिवन में आपको ml में हो, तो अगर मैं इसको मॉडिफाई करूँ तो ये क्या बनेगा, W2 डिवाइडेड बाई M2 इंटू V, और वॉल्यूम किस में होना चाहिए आपका, लीटर में। इसमें मैंने बताया था 1000 ये ml की वजह से आ रहा है यहाँ पर। तो आपको W2 तो गिवन है, ये रहा 30 ग्राम। ठीक है, और क्या गिवन है, वॉल्यूम 4.3 लीटर्स है। ठीक है, आपको चाहिए क्या यहाँ पर, M2 चाहिए। तो मोलर मास ऑफ 2 निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। 2 कौन है यहाँ पर आपका, कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट। कोबाल्ट का मोलर मास, एटॉमिक मास कितना होता है, 59 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। प्लस ब्रैकेट लगा हुआ है, आप भी ब्रैकेट लगा दें। ब्रैकेट के बाहर कितने से मल्टीप्लाई है, 2 से, आप भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। नाइट्रोजन एटॉमिक मास 14 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 ऑक्सीजन है। ओके, फिर कौन है, 6 वाटर मॉलिक्यूल हैं, प्लस वाटर का 18 होता है मोलर मास, इनटू 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए। तो जब इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट करके 291 ग्राम पर मोल आ जाएगा M2। तो आपको M2 पता चल गया, पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू W2 इज 30 ग्राम डिवाइडेड बाई M2 इज 291 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम कितना है आपके पास, 4.3 लीटर है, इस वजह से मैंने ऊपर यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई नहीं किया। अगर यहाँ ml होता तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ईजी। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करके आएगा 0.0239। मोलैरिटी की यूनिट मोलर होती है, या 0.0239 मोल पर लीटर होती है। ठीक है, आपको दोनों याद होनी चाहिए ये। इंटेक्स 2.3 का बी पार्ट करने से पहले हमें एक फार्मूला पता होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं डाइल्यूशन फार्मूला। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं कि आपने एक कंटेनर लिया हुआ है, इसमें सॉल्यूशन है। ठीक है, कुछ वॉल्यूम है इसमें VmL, मान लो 30 ml है। ठीक है, और इसकी कुछ मोलैरिटी है। मोलैरिटी जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन है, मैं अभी क्वेश्चन पर नहीं जा रहा हूँ मैं बस डाटा कलेक्ट करने के लिए लिख रहा हूँ कि मोलैरिटी इसकी 0.5 मोलर है और वॉल्यूम इसका 30 ml है। ठीक है, अच्छा मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि ml में या लीटर में ले सकते हो आप। अगर आपने लीटर में लिया हुआ है तो यहाँ पर 1000 नहीं होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। अब अगर मैंने क्या किया कि
जो ये भी सॉल्यूशन जिस भी चीज़ का बना हुआ है, मान लो ये वाटर और शुगर का बना हुआ है, ये वाटर और शुगर का सॉल्यूशन बना हुआ है, ठीक है। तो शुगर जो इसके अंदर है वो कांस्टेंट है, यानी कि उसके मास, शुगर के मास को कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं, और शुगर का मोलर मास तो कांस्टेंट ही रहता है हमेशा। तो ये जो चीज़ है वो पूरी की पूरी क्या है, कांस्टेंट है। मैंने बस इसके अंदर बाहर से क्या कर दिया, पानी डाल दिया, इसको वाटर डाल दिया। इसीलिए आप टॉपिक भी देख रहे हैं डाइल्यूशन फार्मूला, क्योंकि मैं वाटर डाल के इस सॉल्यूशन को क्या कर रहा हूँ, डाइल्यूट कर रहा हूँ। तो जब मैंने इस वाटर को डाल दिया इसके अंदर, तो इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम ओवरऑल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन क्या मास ऑफ शुगर पर कोई फ़र्क पड़ेगा? मास ऑफ शुगर तो जितना पहले था वो अभी भी उतना ही है, क्योंकि मैंने शुगर इसके अंदर ऐड नहीं किया है, मैंने इसमें सिर्फ वाटर ऐड किया है। तो टोटल वॉल्यूम पे इफेक्ट होगा, मास ऑफ शुगर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, मोलर मास ऑफ शुगर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। यानी कि ये पूरी की पूरी चीज़ क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट रहेगी। सिर्फ क्या चेंज हुआ है, वॉल्यूम। और वॉल्यूम यहाँ पर क्या हुआ है, इंक्रीज, क्योंकि मैंने डाइल्यूट किया। वॉल्यूम बढ़ा दूंगा तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज कर जाएगी। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको देखूँ, एम वी को उधर मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, तो m मल्टीप्लाइड बाई वी इज इक्वल्स टू W2, एक कांस्टेंट है, M2 एक कांस्टेंट है। जब एक कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करते हो तो नया कांस्टेंट आ जाता है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कि एक कांस्टेंट है 6, एक कांस्टेंट है 2, इसको डिवाइड करो, 3 आया, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। तो 3 भी तो एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से आप डिवाइड करेंगे तो नया कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट था, तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। तो कुल मिला के क्या बात समझ में आ रही है कि मोलैरिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो अगर मैं इसको वॉल्यूम को वापस उधर लेकर जाता हूँ तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, वॉल्यूम के। मोलैरिटी और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। वॉल्यूम को बढ़ाओगे, मोलैरिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इन स्टार्टिंग में अगर मान लो आपकी मोलैरिटी M1 है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V1 है, आपने ये जो प्रोडक्ट आएगा ये क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आना, इसका मतलब ये K है, ठीक है। इसी तरह से आपने वॉल्यूम इसका चेंज कर दिया, आपने पानी डाल दिया इसमें, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V2। अब क्योंकि वॉल्यूम चेंज हुआ है तो मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी, वो कितनी बन जाएगी, M2। लेकिन प्रोडक्ट तो अभी भी कांस्टेंट ही रहेगा, K, ये हम देख चुके हैं पहले। तो ये K जब रहेगा, जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगी। तो क्या बन जाएगा, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। तो ये एक फार्मूला आपका डिराइव हो जाता है कि M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। इस फार्मूले को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन फार्मूला। ओके, अब इस डाइल्यूशन फार्मूले पर बेस्ड हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है कि कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। इसका ए पार्ट हमने लास्ट वीडियो में कर लिया। तो बी पार्ट में क्या है, 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4। तो 0.5 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन है आपका, 0.5 मोलर, ठीक है। और उसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है आपको, 30 ml, ठीक है। तो स्टार्टिंग में M1 कितना है, 0.5 मोलर है, ठीक है। और V1 कितना है, 30 ml है। अब मैंने इसको डाइल्यूट कर दिया एंड इट इज़ डाइल्यूटेड टू 500 ml। तो डाइल्यूट करके जब मैंने इसको 500 बना दिया तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, 500 ml, ठीक है। आपको क्या निकालनी है, इसकी फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी होगी। ईजी सा क्वेश्चन है। M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। ओके, M1 कितना है, 0.5, V1 कितना है, 30 इज इक्वल्स टू M2 आपको कैलकुलेट करना है, इंटू V2 कितना है, 500। इसको जब मैं यहाँ ले जाऊँगा डिवाइड में 500 चला जाएगा ये, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। M2 इज इक्वल्स टू, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, ये डेसिमल हटाऊँगा, एक ज़ीरो बढ़ जाएगी यहाँ पे, 3 डिवाइडेड बाई 500 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो 5 से ही जाएगा 100, 0.03 मोलर। तो आंसर विल बी 0.003 मोलर इसकी मोलैरिटी हो जाएगी। आप देखें कि M1 कितना था, 0.5 था,
और M2 कितना हो गया 0.03। मोलैरिटी क्या कर गई, डिक्रीज़ कर गई। क्यों डिक्रीज़ कर गई, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज़ कर गया। हमने यहाँ देखा कि मोलैरिटी और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो मोलैरिटी क्या कर जाएगी, कम कर जाएगी।